होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके इंग्लिश से एक चैप्टर द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। इस चैप्टर में हम लोग रिचर्ड ई ब्राइट की ऑटोबायोग्राफी, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो कि स्टोरी के फॉर्म में आपके बुक में मेंशन है, द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, किस तरीके से उन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन डिस्कवरीज की और रिनाउंड साइंटिस्ट बने, उसको यहाँ पर देखेंगे। चाइल्डहुड के समय से ही, यानी कि जब वो छोटे थे, अपने शुरुआती दिनों से ही वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। क्यूरियस बोलते हैं जिसके अंदर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, उस तरह के बच्चे को क्यूरियस चाइल्ड बोलते हैं हम लोग। एब्राइट अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। उसके फादर बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसकी मम्मी ने उसका साथ निभाया, उसे फ्रेंड की तरह रखा। उसके क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए जो भी ज़रूरत की सामान थी वो सारा उसकी मम्मी पूरा करती थी। ये लोग पेनिसिल्वेनिया के एक शहर, छोटे से गांव रीडिंग में रहते थे और बहुत छोटा जगह होने की वजह से करने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। ये बात एब्राइट जो है खुद लिखते हैं। वो ना तो फुटबॉल प्ले कर पाता था, ना ही बास्केटबॉल, लेकिन उसे एक शौक था और वो कलेक्शंस का शौक था। और बटरफ्लाई कलेक्शन, उसके होम टाउन में नियरली 25 स्पीसीज पाई जाती थी। सभी के सभी स्पीसीज का कलेक्शन उसने कर लिया था। वो क्वाइंस, फॉसल्स और रॉक्स का भी कलेक्शन करते थे। लेकिन 25 स्पीसीज का कलेक्शन करने के बाद अब करने को ज़्यादा कुछ नहीं रह गया था। लेकिन तभी उसकी मम्मी, जो कि अक्सर उसे हेल्प करती थी और पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी, माइक्रोस्कोप ला कर देना, टेलीस्कोप ला कर देना, स्लाइड्स ला कर देना, यानी बाकी वो सारी चीज़ें ला कर देना जिसकी वजह से वो सीख सके चीज़ों को। उसने एक बुक जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, वो ला करके दिया। और ये किताब जो है रिचर्ड एब्राइट के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इस तरीके से वर्ल्ड ऑफ साइंस में उसका पदार्पण हुआ, यानी कि इंट्रोडक्शन हुआ। इस बुक के लास्ट में फ्रेडरिक ए ओकवाच, जो कि एक रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में, उन्होंने लोगों को इनवाइट किया था कि वो अपना योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन, बटरफ्लाई के माइग्रेशंस के रिसर्च के ऊपर दें। जो भी बटरफ्लाई को कलेक्ट करते हैं वो उन बटरफ्लाई को टैग करें। टैगिंग जो है, कोई छोटा सा स्टिकर होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मेंशन होती है और उसे किसी तरीके से एडेसिव टैग्स के द्वारा लगा दिया जाता है बटरफ्लाई के ऊपर, ताकि वो बटरफ्लाई किसी और जगह पर जाए तो वहाँ पर लोग उसे देखें तो समझ जाएं कि वो बटरफ्लाई कहाँ से आया है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या किस किस एरिया को वो कवर कर रहा है। डॉक्टर ओकवाच को उसकी मम्मी जो है, एब्राइट की मम्मी, लेटर लिखती है और एडेसिव टैग्स मंगाती हैं और बटरफ्लाई के ऊपर लगाना वो लोग शुरू करते हैं। लेकिन बटरफ्लाई कितने पकड़ते? तो रिचर्ड एब्राइट अपने ही घर के बेसमेंट को बटरफ्लाई के हर जनरेशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं और वो उनका होम बन जाता है। बटरफ्लाई का होम उनका बेसमेंट बन जाता है। इस तरीके से वो ज़्यादा बटरफ्लाई के ऊपर काम कर पाते हैं। 7th ग्रेड में रहने पर जब वो वहाँ पर एक कंट्री साइंस फेयर, साइंस को लेकर के फेयर लगता है और जब पूरे स्टेट को मिला करके एक फेयर लगाई जाती है तो काफ़ी बड़ा वहाँ पर फेयर होता है वो, और बहुत ज़्यादा उसकी अपनी इम्पोर्टेंस भी होती है। उसे उस फेयर में एंट्री मिली, लेकिन वो लूज़ हो गए। सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्राइजेज मिली, लेकिन रिचर्ड एब्राइट को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये पहला मौका था जब रिचर्ड एब्राइट को ये समझने का मौका मिला कि एक्चुअली में साइंस क्या है। वो बतलाते हैं कि आई न्यू डैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। यानी कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, उन्होंने पुरानी कुछ चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर शो ऑफ किया था।
उनकी एंट्री जो थी वो फ्रॉक्स के टिश्यूज की नीट एंड क्लीन स्लाइड्स थी, उनका अपना रिसर्च नहीं था। जबकि विनर्स जो थे उन्होंने कुछ रियल में एक्सपेरिमेंट की थी और इस वजह से उनको इनाम मिला, उनको प्राइज़ मिला। तो यहाँ पर ये भी फैसला करते हैं कि मुझे भी रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इनका जो सब्जेक्ट एरिया रहा, जिसके ऊपर इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट की थी, वो सब इंसेक्ट रिलेटेड था। तो वो डॉक्टर उर्क्वाट को आइडियाज़ के लिए लेटर लिखते हैं। बहुत सारे सजेशंस जो है एक्सपेरिमेंट को लेकर के इनको मिलती हैं और एब्राइट जो है बिजी हो जाते हैं अपने हाई स्कूल तक इन सारे सजेशंस को लेकर के। और इसके बाद इस तरीके से रिचर्ड एब्राइट जो है डॉक्टर उर्क्वाट के सजेशन के ऊपर काम करते हैं और उनका प्रोजेक्ट कंट्री और इंटरनेशनल साइंस फेयर में प्राइज़ जीतता है। इस बार एब्राइट सक्सीड होते हैं 8th ग्रेड के असाइनमेंट में, जहां पर वो मोनार्क कैटरपिलर्स, एक्चुअली में बटरफ्लाई का कई स्पीसीज़ होती हैं, एक स्पीसीज़ उसमें से जो है वो मोनार्क स्पीसीज़ है, एक प्रजाति है। और कैटरपिलर बोलते हैं हम लोग उसके जो बच्चे होते हैं उसको, यानी कि बटरफ्लाई के जो एग्स होते हैं उसमें से पीपा निकलता है, फिर वो कैटरपिलर में डेवलप होता है, फिर वो यंग होता है और फिर एडल्ट हो जाता है। तो मोनार्क कैटरपिलर्स जो थे हर साल, हर कुछ सालों के बाद किसी खास डिजीज़ की वजह से सारे के सारे मारे जाते थे और वो वायरल डिजीज़ थी। सब लोग ये सोचते थे और यहाँ ये भी ये सोचते हैं कि ये एक बीटल की वजह से होता है। बीटल एक किस्म का कीड़ा होता है जो कि थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, रेड इन कलर, और उस पर ब्लैक स्पॉट्स होती हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि बीटल की वजह से ही ये वायरल डिजीज़ आती है और कैटरपिलर्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, वो बीटल के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेज करवाते हैं। और यहाँ पर ये सोच इनकी गलत साबित होती है, यानी कि बीटल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे उन कैटरपिलर्स को मारने के लिए। लेकिन चूंकि एक रियल एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इस चीज़ को साइंस फेयर में रखा और वहाँ पर फिर वो प्राइज़ जीते। अगले साल के प्रोजेक्ट में साइंस फेयर में उनको टेस्ट करना था इस थ्योरी को कि वाइसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क को कॉपी करती है। तो जैसा कि आपको बताया कि मोनार्क एक स्पीसीज़ है, प्रजाति है बटरफ्लाई का, इसी तरीके से वाइसराय एक स्पीसीज़ है बटरफ्लाई का। कुछ बर्ड्स के बारे में ये बोला जाता है कि उनको मोनार्क खाना पसंद नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, जबकि वाइसराय का टेस्ट बहुत बेहतरीन है, इसीलिए बर्ड्स इसको खा जाती थी। उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया कि क्या वाइसराय जो है वो मोनार्क को कॉपी करती है, यानी कि वो मोनार्क की तरह दिखना चाहती है ताकि बर्ड्स के निवाला बनने से वो बच सके। ये भी प्रोजेक्ट जो है जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट और पूरे कंट्री साइंस फेयर में 3rd प्राइज जीतता है। जब वो हाई स्कूल के 2nd ईयर में थे तो रिचर्ड एब्राइट का रिसर्च जो है ये एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की डिस्कवरी तक उनको लेकर चला जाता है। मोनार्क पीपा, जैसा कि आपको बतलाया था कि मोनार्क का डेवलपमेंट का जो स्टेज है पीपा का स्टेज, उस पीरियड में मोनार्क जब बड़ी हो रही होती है तो छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स जो हैं उसके बॉडी पर पाई जाती हैं। ज़्यादातर रिसर्चर्स ये सोचते थे कि ये ऑर्नामेंटल है, यानी कि सजावटी है, लेकिन वो कन्विंस नहीं थे। डॉक्टर उर्क्वाट भी कन्विंस नहीं थे इस बात से और वो फर्दर रिसर्च करते हैं ये दिखलाने के लिए कि ये स्पॉट्स जो हैं ये एक्चुअली में ऑर्नामेंटल नहीं है, बल्कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, किसी भी बटरफ्लाई नहीं बल्कि ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसके पीपा के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ जीतता है और इस तरीके से उनको वॉल्टर रीड आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिल जाता है समर के वेकेशन के पीरियड में। हाई स्कूल में वो अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और फाइनली वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर को जानने में कामयाब हो जाते हैं। उस हार्मोन के बारे में जो कि प्यूपा मोनार्क जो थी उसको डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी। एक एक्सरे फोटोग्राफ में उस हार्मोन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर वो दिखलाई पड़ता है और ये केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है जो कि डीएनए का ब्लूप्रिंट कहलाता है।
हम लोगों ने साइंस में रिप्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा होगा कि किस तरीके से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन का ब्लूप्रिंट होता है। तो एब्राइट और उसके रूममेट यहाँ पर रात भर प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते हैं ताकि वो वर्किंग ऑफ डीएनए को दिखला सकें, और इस तरीके से एक छलांग तब वो लगाते हैं जब उनकी ये एक्सपेरिमेंट जो है एक मैगजीन में पब्लिश होती हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हो गया तो ये लाइफ ऑफ प्रोसेस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता और ये नए आइडियाज़ को भी डेवलप करता। इस तरीके से दुनिया में बहुत सारी कैंसर और दूसरे डिजीज़ का जो टाइप्स है उसको प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करता है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और उन्होंने हाईएस्ट ऑनर नियरली 1400 स्टूडेंट्स में से सेकंड टॉप किया। उनका इंटरेस्ट केवल पढ़ाई में ही नहीं था बल्कि पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, कैनवाइस्ट थे वो, यानी कि नाव को चलाने वाले को बोलते हैं, और आउटडोर वर्क्स में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था। वो रात के समय 2 घंटे 3 घंटे डिबेट की प्रैक्टिस में लगाते थे, उनके ऊपर रिसर्च करते थे। वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे और एक अच्छे सेंस में कंपटीशन करते थे वो। इस तरीके से एक साइंटिस्ट बनने के लिए जो भी ट्रेड्स होनी चाहिए, जो भी गुण होना चाहिए, वो सब कुछ इनके अंदर था। तो ये स्टोरी हमें बतलाती है कि किस तरीके से प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क आपके सपनों को अचीव करने में या फिर पूरा करने में आपको कामयाब बना सकता है। ये सारी चीज़ें एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साइंटिस्ट बनने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसकी शुरुआत जो है फर्स्ट रेट माइंड से होना चाहिए, यानी कि आपकी नज़र जो है एकदम फ्रेश एक चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। उसके अंदर क्यूरियोसिटी को मिक्स कीजिए। क्यूरियोसिटी बोलते हैं उत्सुकता को, आपको जानने की जिज्ञासा को, और फिर आप सही कारणों से उन चीज़ों को जीत पाएंगे। और एब्राइट में ये सारी क्वालिटीज़ थी। तो ये था द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट का समरी। आइए अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लें हम लोग। एब्राइट्स स्टडी ऑफ मोनार्क पीपा हैड ए फार रीचिंग इम्पैक्ट, एलाबोरेट। यहाँ पर हम लोगों को इन चीज़ों को एलाबोरेट करना है कि किस तरीके से मोनार्क पीपा के ऊपर जो एब्राइट्स का स्टडी था उसका असर बहुत दूर तक पड़ा। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम द साइंटिस्ट हैज़ रिगार्डेड द गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पीपा एज प्योरली ऑर्नामेंटल। जैसा कि आपको बतला चुके थे कि ज़्यादातर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो गोल्ड स्पॉट्स हैं मोनार्क पीपा के ऊपर वो केवल सजावटी हैं। ना तो डॉक्टर ऑरक्वाट ना ही रिचर्ड को इसके ऊपर बिलीव था। इसलिए रिचर्ड इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक डिवाइस डेवलप किया और इस तरीके से हार्मोन की डिस्कवरी हुई जो कि प्रूव करता है कि एक्चुअली में पीपा बटरफ्लाई की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी था। ये डिस्कवरी उनको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स देते हैं। और इस तरीके से एक दूसरा स्टडी, इंपॉर्टेंट स्टडी इसी के आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर किस तरीके से डीएनए यानी कि उसका सीक्वेंस बनावट था उसकी डिस्कवरी हो जाती है। और डीएनए जैसा कि हम जानते हैं ये करियर है हेरिडिटी का, इसलिए ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहलाता है। और उसकी ये थ्योरी बहुत सारे कैंसर और दूसरे डिजीज़ के ऊपर जो है आंसर्स देती है, यानी कि उसको भी ठीक करने में इस्तेमाल में लाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि रिचर्ड एब्राइट की स्टडी जो है मोनार्क पीपा के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड क्वेश्चन लें, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज एंड वैल्यूज रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट लाइक रिचर्ड एब्राइट, एलाबोरेट विद रेफरेंस टू द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो क्यूरियोसिटी और भी जानने की जो इच्छा थी उनके अंदर, लगन थी, वो सब एक मोटिवेशन की तरह काम कर रहा था। और इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस था उन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक फेनोमेनल वे में वो पाते चले गए। और ये जो अर्ज थी वो डेवलप कर रही थी साइंटिफिक एप्टीट्यूड उनके अंदर। बहुत ही यंग स्टेज पर वो बहुत ही कम्पिटिटिव हो गए थे और पार्टिसिपेट करने लगे थे वेरियस कंट्री फेयर्स में। कंट्री फेयर फर्स्ट वाले में हारने के बाद भी, जहाँ कोई प्राइज़ उनको नहीं मिला था, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और कोशिश करना जारी रखा। उन्होंने समझा कि गलती कहाँ हुई और उस गलती को सुधारा। इस तरीके से क्यूरियोसिटी के अलावे मोटिवेशन, शार्प ब्रेन, ऑब्जर्वेंट, एनालिटिक माइंड और बाकी सब चीज़ें जो है ये सब मिल करके एक सही कारण बन रही थी जो कि एक साइंटिस्ट को
बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वो प्राइज़ के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि कंपेटिटिव स्पिरिट थी उनकी, और वो प्राइज़ इसलिए जीतना चाहते थे ताकि वो और ज़्यादा अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, और उनके कंट्रीब्यूशन से उनको मोटिवेशन मिलता था। तो इस तरीके से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, SQP 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जस्टिफाई द ओपिनियन दैट एब्राइट्स अर्ली सक्सेस वर एसेंशियल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट इन साइंस। तो रिचर्ड एब्राइट की जो शुरुआती सक्सेस थी वो बहुत ज़रूरी थी साइंस में लेटर अचीवमेंट के लिए। अगर वो शुरुआती सक्सेस उनको नहीं मिलती तो वो मोटिवेट नहीं होते, और फर्दर जो है साइंस में इतनी बड़ी जो डिस्कवरी उन्होंने की वो हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो आइए देखें यहाँ पर कि उनकी कंपेटिटिव स्पिरिट और पैशन की वजह से साइंस को क्या क्या मिला। अर्ली इंटरेस्ट इन साइंस, उनको साइंस से शुरुआत से ही इंटरेस्ट था। हम लोग देखे थे किस तरीके से बटरफ्लाई कलेक्शन को लेकर के उनका इंटरेस्ट था। साइंस फेयर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किए थे, उनको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, खास करके इंसेक्ट के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल एक्सपेरिमेंट्स, जब उनको कंट्री फेयर में प्राइज़ नहीं मिला तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली उसे पुराने एक्सपेरिमेंट को नीट तरीके से शो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि न्यू रिसर्च, न्यू एक्सपेरिमेंट चाहिए, जिसके वजह से बाकी लोगों ने प्राइज़ जीती है। और यही रियलाइजेशन जो है उसे रियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने पर मजबूर किया, और फिर उन्होंने कंपेटिटिव स्पिरिट दिखलाया और इनाम जीतना शुरू किया। स्टडीज़ ऑन बटरफ्लाई, चूँकि वो बचपन से ही बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी कर रहे थे, इसलिए ये उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, या फिर स्ट्रॉन्ग एरिया था जिस पर वो काम कर सकते थे। उन्होंने इसी पर काम किया। हार्मोन की डिस्कवरी बटरफ्लाई के अंदर, उन्होंने विंग्स को लेकर के मोनार्क बटरफ्लाई की विंग्स को लिया और फिर उसको कल्चर किया और दिखलाया वहाँ पर कि ये जो टाइनी स्पोर्ट्स थे हार्मोन, वो किस तरीके से उसको पूरे कंप्लीट बटरफ्लाई में डेवलप कर देते हैं, यंग बटरफ्लाई में। इस तरीके से उन्होंने ये डिस्कवरी करके बतलाया कि DNA ब्लूप्रिंट जो है वो सेल को रीड करने में सक्षम है। और पेपर ऑन सेल वर्क, जो सेल के ऊपर उन्होंने काम किया, इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश किया एक साइंटिफिक जर्नल में, जिसकी वजह से वो फेमस हो गए। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर लेकर के मैं बहुत ही जल्द आपके पास वापस आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।